स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स को। नया चैप्टर एकदम शुरुआत से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। मैकेनिक्स तो बच्चों मैकेनिक्स जो है एक्चुअली मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है मोशन के बारे में, कॉज ऑफ मोशन के बारे में, मोशन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है। मैकेनिक्स के अंदर काफी लंबा पार्ट होता है। अगर मैं 11th क्लास के हिसाब से आपसे बोलूं तो काफी लंबा पार्ट होगा इसका, काफी टाइम लगता है इसमें, लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप हर वीडियो को 1 by 1 देखेंगे और बेसिक से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बेसिक छोड़ेंगे तो यार दिक्कत होगी, बेसिक से चलना है। मैकेनिक्स के बारे में बात करते समय मैं बात करता हूं मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक है स्टैटिक्स, एक काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। अब स्टैटिक्स के अंदर आपको पढ़ना है रेस्ट के बारे में, स्टडी अबाउट रेस्ट, रेस्ट के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने का कारण क्या होगा, ये सारी चीजें रेस्ट के बारे में पढ़ना है, रेस्ट का रीजन पढ़ना है। तो वो सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं हम, स्टैटिक्स में, है ना। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, मोशन के बारे में, ओनली मोशन के बारे में, लेकिन उसके कॉज को हम स्टडी नहीं करेंगे। मतलब मोशन के होने का कारण क्या है उसको हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। डायनेमिक्स में आ जाए तो इसको हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण मतलब जो फोर्स है। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो स्टैटिक में रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि मोशन का कॉज क्या है, लेकिन डायनेमिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं, कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ टर्म्स की जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट के बारे में देखो मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली बात तो यह कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं होगा। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि हम कह सके कि हाँ भाई ये रेस्ट पे है हर फ्रेम में, ऐसा नहीं होता। अगर किसी फ्रेम में रेस्ट पर है तो किसी फ्रेम में मोशन में होगा। अब ये फ्रेम नया शब्द कहां से आ गया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यार। अगर मैं बोलूं मैं या कोई भी इस रूम में बैठकर मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है और मैं यहां पर हूं तो उसके लिए मैं कैसा हूं, रेस्ट पर हूं। लेकिन अगर कोई और जो अर्थ से बाहर है ऐसा इमेजिन करो, वो मेरे को ऑब्जर्व करे तो अर्थ चल रही है, मैं भी तो मूव कर रहा हूं साथ ही साथ। चलो और सुनो, और एग्जांपल ऐसे मैं आपको देता हूं, बोर्ड पे समझाते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है देखो, सबसे पहली बात तो जो हम रेस्ट पढ़ेंगे वो रिलेटिव रेस्ट होगा। रिलेटिव रेस्ट क्लियर है क्या, रिलेटिव रेस्ट होगा। अब रेस्ट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेता हूं मैं, एक यहां पर पॉइंट लिया जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं पोजीशन। मान लो कोई यहां पर खड़ा हुआ है, कितनी दूरी में, मान लो 5 मीटर दूरी पर इस दीवार से। टाइम बीतता जा रहा है लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है अभी भी वही है। तो हम बोलेंगे कौन से स्टेट में, रेस्ट स्टेट में बच्चों, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट या इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change from point of reference with time। ये डेफिनेशन याद रख लेंगे हम लोग कि अगर किसी की पोजीशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टाइम के साथ नहीं बदलती तो हम बोलेंगे वो रेस्ट पर है। पर इसमें भी कुछ बातें बच्चों जो हमें सीखना चाहिए।
उसके बारे में आगे आगे बात करेंगे। तो रेस्ट, कौन सा रेस्ट पढ़ रहे हैं हम? रिलेटिव रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट था, ये मान लो कोई बॉय है हमारे पास जो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर था और टाइम बीतने के साथ साथ अभी भी ये 5 मीटर पे ही है, मतलब इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे स्टेट को कहा गया रेस्ट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, रेस्ट के लिए ग्राफ प्लॉट करने को कोई कहे मेरे को, तो ये टाइम, मान लीजिए यहां पर एक्स पोजीशन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा एकदम पैरेलल टू टाइम। टाइम बीतता जा रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये रेस्ट के लिए ग्राफ हो गया। क्लियर है क्या? एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, अब बच्चों यहां तक तो ठीक है कि यार रेस्ट हमने पता है, हम लोगों को समझ में आता है रेस्ट। अब मैं यहां पर एक कुछ बातें करता हूं, आप उस बातों को समझना बड़े ध्यान से। मान लो मैं यहां पर 3 पर्सन लेता हूं, एक पर्सन ये है सी, दो है मेरे पास यहां पर, एक ये बस मान लीजिए आप, ये जैसे भी आपको ठीक लगे। मान लो इस बस में दो बंदे बैठे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये वाला कौन सा है? ए, और ये वाला बी। ये बस चल रही है वी रफ्तार से। और अगर मैं ए वाले से पूछूं कि भाई जो बी वाला है वो कैसे स्टेट में, तो उसका जवाब होगा भाई वो तो मेरे सामने यहां पर बैठा हुआ है, जितनी दूरी पर पहले बैठा हुआ था उतनी दूरी पर अब बैठा हुआ है। मतलब उसकी पोजीशन, बी वाले की पोजीशन ए वाले के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हुई, तो ए वाले के लिए बी कैसी स्टेट में हुआ? रेस्ट पे। अगर मैं बी वाले से बोलूं ए के बारे में इंफॉर्मेशन दो भाई, तो बी वाला क्या कहेगा? भाई उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा? ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया। लेकिन अगर हम सी वाले से पूछे कि भाई ए वाले के बारे में बताओ, तो वो तो कहेगा भाई जिस बस में बैठा था वो बस तो मूव कर गई। इसका मतलब सी से ए की पोजीशन चेंज हो रही है, तो सी वाला ए को क्या कहेगा? मोशन में। सी वाला बी को क्या कहेगा? मोशन में। ए वाला बी को क्या कहेगा? रेस्ट पे। तो बच्चों हम लोगों को इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। रियलिटी में होता क्या है, जो हम पढ़ते हैं यहां पर, वो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है और रिलेटिव रेस्ट होता है। ठीक है, अब वो किसके रिलेटिव होगा उसके लिए हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे आपको कंफ्यूजन हुई, तो वो क्या चेंज करा मैंने? रेफरेंस चेंज करा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बस है, मतलब जहां पर बैठ के ऑब्जर्वेशन की जा रही है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है तो ए वाले के लिए बी किसमें? रेस्ट पे। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउटसाइड है या ग्राउंड है, तो ग्राउंड के लिए ये क्या कर रहा है? चल रहा है। तो यहां सारी जो कहानी होगी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, ये रेस्ट समझ में आया होगा आपको। मैं यहां पर लिख देता हूं मोशन के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोशन क्या होगा? if position of an object change with time, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो मोशन वाली स्टेट होगी। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, अगला मैं बताता हूं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो काइनेमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, जहां पर बैठकर हम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं मोशन को या किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, वो जगह क्या कहलाती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूं ए वाला बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए वाले के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं सी वाला इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो सी वाले के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले लेंगे हम। क्लियर है क्या? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर बैठकर हम सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं मोशन में, ठीक है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं बच्चों। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल।
शुरुआत का पार्ट बच्चों आप लोगों को सीख लेना है ताकि आपको पूरे लेक्चर कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना आए। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? तो इनर्शियल फ्रेम उनको कहा गया, मतलब अगर मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं, वो या तो रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो या फिर किस पे हो, रेस्ट पर हो, उसको कौन सा फ्रेम बोलते हैं? इनर्शियल। एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो वह जगह जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो वो रेस्ट पर हो या तो फिर वो किसमें हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, ऐसे फ्रेम को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब नॉन इनर्शियल क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब जहां से बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कहानी को, वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसे फ्रेम को बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। बच्चों जब हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम पे क्वेश्चन करते हैं, तो जो न्यूटन के लॉ होते हैं वो वैलिड होते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ से आप न्यूमेरिकल करते हैं, 1% भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते। उस केस में हमें एडिशनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है या काम में लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स, जो हमें आगे जाके पढ़ना है। तो मैं तो ये कह रहा हूं इनर्शियल फ्रेम वो होंगे जिनमें न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होगा, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है। न्यूटन का सेकंड लॉ कैसा है? वैलिड है। यहां पर नॉट वैलिड, यहां पर हमें अपने काम में क्या लेनी पड़ेगी? एक सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्लियरिटी हो गई होगी आपको। ऐसी जगह ऐसा फ्रेम जहां पर बैठकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर वो रेस्ट पर है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। और फ्रेम को अगर हम बदलते हैं तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिन पे फर्क पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से। बच्चों मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है? अच्छा बच्चों, हम लोगों ने रेस्ट के बारे में पढ़ा। जो रेस्ट होगा वो रिलेटिव रेस्ट होगा, जो मोशन होगा वो रिलेटिव मोशन होगा। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? अब देखिए, इसको भी मिटा देता हूं बच्चों में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल हो गया। चलो भाई बच्चों, अब समझते हैं आज यहां पर अगला है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड होती है, फ्रेम डिपेंडेंट है, एंड कौन सी नहीं, कौन सी नहीं। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, और कौन कौन सी ऐसी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो बात करते हैं बच्चों, मैं यहां पर दो जगह ऐसे बना दे रहा हूं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के नाम लिख दे रहा हूं। फ्रेम पे डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर, अगर हम बात करते हैं किसी की पोजीशन की, तो पोजीशन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर
मोमेंटम। ठीक है, ये कुछ हो गए हमारे पास। अब इंडिपेंडेंट वाले कौन से हैं? सबसे पहले मशहूर वाला जो है वो एकदम टाइम है, याद रखना है। और कौन है? फोर्स। फोर्स भी हमारे पास कैसी होती है? इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम। फोर्स हो गया हमारे पास। और लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हो दो पॉइंट के बीच की दूरी। दो पॉइंट के बीच की दूरी, मान लो ऐसे मैं बोलूं इस मार्कर के इस एंड से इस एंड की दूरी जो है, तो वो जो है क्या, अगर हम इसको रेस्ट फ्रेम से देखेंगे तब भी उतनी रहेगी, अगर मूविंग फ्रेम से देखेंगे तब भी ऐसी रहेगी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है किस पे बोलना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया गया है, यहां देखो एक बात समझो, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स का मतलब है, या दो ऑब्जेक्ट का मतलब मान लो एक फिक्स्ड डिस्टेंस। मैं यहां से बोल रहा हूं फिर दोबारा से आपको, जैसे मैं यहां पर क्या करूं, इस मार्कर के दो पार्टिकल ले लूं और दो पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व करूं रेस्ट पे, या फिर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम से करूं, लेकिन ये चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं चल रहा हूं, जो डिस्टेंस होगा वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फ्रेम पर डिपेंड करती है। क्लियर है क्या मेरी बात? आपको समझ में आया होगा। रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट होता है कि रिलेटिव? रिलेटिव रेस्ट होता है। मोशन भी रिलेटिव मोशन होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती, वो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो अर्थ है हमारा, अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। भाई इनर्शियल या नॉन इनर्शियल क्या देख के कहोगे कि वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है ना? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन वहां पर एक एक्सेलरेशन है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। अगर परपेंडिकुलर लगेगा तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है, आंसर होगा इसका एक इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ कैसा है? इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि उसकी स्पीड कैसी रहेगी अपनी एक्सिस पे? कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो अर्थ कैसा फ्रेम है? एक इनर्शियल फ्रेम है। हमने फ्रेम के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया कैसे जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बनाया जाता है, हम क्या करते हैं, तीन कोऑर्डिनेट लेते हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक x है, एक y है और एक z है। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बच्चों ये कुछ ऐसे होगा, ये दोनों इस प्लेन पर है और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर की तरफ जहां पर ये मिलते हैं इसको ओरिजिन कहा जाता है। वैसे 0 0 0, हम यहां पर नया नाम देंगे इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां से हम पोजीशन को नापते हैं, पोजीशन को मेजर करने वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब हम हमेशा पोजीशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मेजर करेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए भाई हमें? जरूरत है किसकी है? यहां पर जरूरत है घड़ी की, जरूरत है वॉच, वॉच की जरूरत है। वॉच क्यों? टाइम देखने के लिए। क्योंकि हम जब मोशन स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, तो जो हमारे पास टाइम होगा ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। मतलब सारा खेल पोजीशन और टाइम का रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने बताया तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं? किसी की पोजीशन को नापना है। क्लियर है क्या मेरी बात? और पोजीशन को नापना है तो कहां से नापेंगे? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पोजीशन में कितना चेंज आया उसके लिए घड़ी है हमारे पास, समय के साथ उसको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट था कुछ जो आपको सीख लेना चाहिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, थोड़ा और बात करते हैं इसकी। इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए क्या याद रखना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड होगा, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ओरिजिन या बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ओरिजिन है इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, घड़ी है टाइम देखने के लिए, इन सब से काम चलने वाला है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब आते हैं हम आगे। बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स इसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले बता दूं काइनेमेटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पोजीशन के बारे में, पोजीशन के बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्पीड के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। फिर हमें पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में। फिर हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। ये 5 वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे। इन 5 वेरिएबल में सारी काइनेमेटिक्स घूमेगी। कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे उसको सीखेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? ये जितना मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है आप लोग इसे पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स का मतलब जानने के बाद डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में जानेंगे। यहां तक के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।